हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहा जाता है। इसमें हम समझने वाले हैं मार्क्सिज्म के कोर आइडियाज को, इट्स एलिमेंट्स, द डिफरेंट स्ट्रैंड्स दैट एग्जिस्ट विद इन मार्क्सिज्म एज वेल एज इट्स ड्रॉबैक्स एंड सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। Starting with the introduction, we all know कि Marxism inspired है by the teachings of Karl Marx and Friedrich Engels. But ये सिर्फ मार्क्स और एंगल्स के आइडियाज तक लिमिटेड नहीं है, बट और भी थिंकर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। मार्क्स एंड एंगल्स मानते थे that the society is divided between two classes, bourgeois and the proletary. Bourgeois being the dominating class and proletary being the dominated class. और इसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम में भी दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं या दो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और इन दो क्लासेस के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि जो बुर्जुआ हैं दे एक्सप्लॉइट द प्रोलेटरी। और मार्क्सिज्म बेस्ड है मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री पर, जो कि ये मानती आई है कि हिस्ट्री में तो क्लास स्ट्रगल हमेशा से ही चलता आया है। हर समय पर सोसाइटी में दो क्लासेस रही हैं, जिसमें एक क्लास ने दूसरी को एक्सप्लॉइट किया है, और इससे क्या होता है कि दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। उससे सोसाइटी में नए मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, नई क्लासेस इमर्ज हो जाती हैं, और इसी प्रकार सोसाइटी में नई नई स्टेजेस आती रहती हैं, जैसे पहले आई स्लेवरी, फिर आया फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म एंड सो ऑन। और ये तभी खत्म होगा जब एक क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज में कोई क्लास ही नहीं होगी। इसी प्रकार उनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और ये मानता है दैट बेस डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर। जो बेस है, बेस में आते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं वो सभी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं प्रोडक्शन के लिए, लाइक मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड लैंड। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आता है कि क्लासेस के बीच में रिलेशन कैसा है। In this case, the bourgeois exploits the proletary. Relation of production and means of production से मिलकर बनता है बेस या इकोनॉमिक बेस, और यही डिसाइड करता है कि सुपरस्ट्रक्चर कैसा होगा। एक सोसाइटी में एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, मास मीडिया, पॉलिटिक्स कैसी होगी, ये सब डिटरमाइन किया जाता है उस स्टेट के इकोनॉमिक बेस द्वारा, कि कौन ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं। जो क्लास इकोनॉमिकली डोमिनेटिंग होगी वही क्लास सुपरस्ट्रक्चर को भी डोमिनेट करेगी, और सुपरस्ट्रक्चर का काम ही ये होता है कि बेस को मेंटेन करना, उसकी डोमिनेंस को लेजिटिमाइज करना। तो ये होता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये क्लास डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन के भी अगेंस्ट हैं। एक क्लास किसी दूसरी क्लास को डोमिनेट ना करे और किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। एज वेल एज ये रियलिस्ट और लिबरल व्यू को भी रिजेक्ट करते हैं। रियलिस्ट का कंसर्न होता है स्टेट कन्फ्लिक्ट से, और लिबरलिस्ट का कंसर्न होता है कॉपरेशन से। लेकिन जो मार्क्सिज्म है वो फोकस करता है इकोनॉमिक और मटीरियल एस्पेक्ट्स पर। वाई? क्योंकि मैंने ऊपर आपको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया। इकोनॉमी ही हर चीज को डिटरमाइन करती है, इसलिए ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर स्ट्रेस देता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में मार्क्सिज्म का एम है ये रिवील करना कि ग्लोबल कैपिटलिज्म किस प्रकार वर्क करता है, कैसे कैपिटलिज्म छुप छुपा के पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनकी रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर रहा है। और मार्क्स के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने मार्क्सिज्म के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनमें से मेन है व्लादिमीर लेनिन, अंतोनियो ग्राम्शी, ए.जी. फ्रैंक, रॉबर्ट कॉक्स, जस्टिन रोजनबर्ग and Andrew Linklater. And in international relations, मार्क्सिज्म के बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं। तो ये कोई एक सिंगल कलेक्टेड थॉट नहीं है, बल्कि एक कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट आउटलुक्स है। लेकिन सभी ये मानते हैं कि ग्लोबल सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत है, और वो स्ट्रैंड्स क्या हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ये है मार्क्सिज्म की एक जनरल इंट्रोडक्शन। हम यहाँ इसको आईआर के पर्सपेक्टिव में समझने वाले हैं।
तो स्टार्ट करते हैं ये समझकर कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में मार्क्सिज्म के क्या क्या कोर आइडियाज हैं। इनको आप एजम्पशंस या फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला कोर आइडिया है मार्क्सिज्म का इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में वो ये दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर जो कि डोमिनेटिंग क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को फेवर कर सके, बिकॉज ये मानता है कि डोमिनेटिंग और पावरफुल स्टेट्स आर नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डोमिनेंट क्लास। एक पावरफुल स्टेट जो होती है वो अपनी डोमिनेटिंग क्लास को ही रिप्रेजेंट करती है। इवन जो मेजर एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाहे वो स्टेट्स हों, चाहे एमएनसीज, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सभी डोमिनेटिंग क्लास के इंटरेस्ट को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। ऐसा मानना है मार्क्सिज्म का। ऑल्सो देयर इज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्टेट्स। जिस प्रकार एक स्टेट में रिच और पुअर लोगों के बीच में क्लास स्ट्रगल चलता रहता है, जहां पर जो रिच हैं वो पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी प्रकार इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक क्लास स्ट्रगल चलता रहता है, जहां पर जो रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसी ही पावरफुल स्टेट्स को कहा जाता है कैपिटलिस्ट बुर्जुआ स्टेट्स, जो कि रिच होती हैं, डेवलप्ड होती हैं, इकोनॉमिकली पावरफुल होने के साथ साथ पॉलिटिकली भी ये पावरफुल होती हैं। और दूसरी तरफ होती हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट्स विच आर पुअर एंड डाउन ट्रॉडन। सो जो कैपिटलिस्ट बुर्जुआ स्टेट्स होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं, और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं वो डोमिनेटेड स्टेट्स होती हैं, जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जाता है। हालांकि लेटर ऑन इसमें बताया गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिवीजन है दैट इज बिटवीन द इंपीरियल बुर्जुआ स्टेट्स, जो कि हैं कैपिटलिस्ट स्टेट्स, एंड द सोशलिस्ट स्टेट्स। और इवन जो नॉन सोशलिस्ट स्टेट्स हैं थर्ड वर्ल्ड की, उनको भी सोशलिस्ट स्टेट्स में ही रखा गया, क्योंकि वो स्टेट्स भी इंपीरियल बुर्जुआ स्टेट्स द्वारा एक्सप्लॉइट की जाती हैं। मार्क्सिज्म कंसिडर्स वर्ल्ड सिस्टम एज कन्फ्लिक्चुअल। यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर बताया जा रहा है कि किस प्रकार का है। तो वर्ल्ड सिस्टम का नेचर कन्फ्लिक्चुअल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपिटलिस्ट रिच बुर्जुआ क्लास के और कैपिटलिस्ट पुअर क्लास के जो इंटरेस्ट्स हैं वो आपस में कन्फ्लिक्चुअल हैं। रिच कंट्रीज को चाहिए पैसा, प्रॉफिट, कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, वहीं जो पुअर स्टेट्स हैं या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको चाहिए टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स, ताकि वो डेवलप कर सकें। तो इसी प्रकार उनके जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। इन्हीं क्लैशिंग इंटरेस्ट की वजह से दोनों तरीकों की स्टेट्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, which make the international system conflictual. Also, what are the main actors in international politics? Liberals के लिए तो states, groups and even the individuals are the main actors. लेकिन मार्क्सिज्म मानता है कि क्लास, सोशल मूवमेंट्स और इकोनॉमिक मार्केट फोर्सेस जो होती हैं दे आर द मेन एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और जो क्लास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है इट मे टेक एनी फॉर्म, ये कोई भी फॉर्म ले सकता है, like the North versus South, the core versus periphery, or the first world versus the third world. So mainly जो capitalist rich class हैं वो own करती हैं means of production को, while जो poor states हैं वो proletary class को form करती हैं। Proletary states की तो बस responsibility यही रह जाती है कि rich states को cheap labor और raw materials provide करना, और rich states के finished products के लिए एक मार्केट प्रोवाइड करना। सो मार्क्सिज्म इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। मार्क्सिज्म ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक स्ट्रक्चर बताया है और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया है वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इमैनुअल वॉलरस्टीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें वो बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 तरीके की स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें मेन है 2, एक है कोर और दूसरी है पेरिफेरी। नाउ कोर में आते हैं डेवलप्ड नेशंस जो कि हैं द कैपिटलिस्ट स्टेट्स, और पेरिफेरी में आती हैं द अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। कोर जो है वो एक्सप्लॉइट करता है पेरिफेरी को, गरीब देशों से वो चीप लेबर और रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करता है और उन्हीं कंट्रीज की मार्केट्स में अपने फिनिश्ड गुड्स को सेल करता है, और इससे वो प्रॉफिट भी कमाता है। तो हर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उन्हीं का लेबर आप यूटिलाइज कर रहे हो, उन्हीं की नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो,
बदले में अपने फिनिश गुड्स वहां पर आप सेल कर रहे हो। तो जहां नियो रियलिस्ट के लिए द स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी, जहां पर वो बात करते हैं यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी की, वहीं मार्क्सिज्म स्ट्रक्चर को देखता है इन टर्म्स ऑफ कोर एंड पेरिफेरी। Next core idea is the need to end imperialistic exploitations in international relations. मार्क्सिज्म मानता है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को इंटरनेशनल रिलेशंस में ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। और ये एक्सप्लॉयटेशन कैसे एंड हो सकता है? थ्रू अ रेवोल्यूशन। वैसे मार्क्सिज्म ये भी मानता है कि एडवांस स्टेट्स में या कैपिटलिस्ट स्टेट्स में वर्किंग क्लास अभी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कैपिटलिस्ट रूल को ओवरथ्रो कर सके, लेकिन उनको एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिल सकती है उन वर्कर्स को देखकर जो सोशलिस्ट स्टेट्स में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की उनके पास पावर्स हैं, जिस तरीके की कंडीशंस में वो काम करते हैं, उससे ज़रूर कैपिटलिस्ट स्टेट्स के जो वर्कर हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एक रेवोल्यूशन करने के लिए। मार्क्सिज्म ये भी मानता है कि कैपिटलिज्म की एक नई स्टेज आ गई है, जो कि इसकी हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज है, और इस स्टेज का नाम है मोनोपोली कैपिटलिज्म। एंड अंडर मोनोपोली कैपिटलिज्म क्या होता है? एक 2 टियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कोर जो है वो पेरिफेरी को, या डोमिनेंट जो है वो लेस डेवलप्ड को एक्सप्लॉइट करता है। फिर उसके बाद आता है द नियो कॉलोनियलिज्म एज द न्यू हार्ड रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मार्क्सिज्म का मानना है कि जो कैपिटलिस्ट बुर्जुआ स्टेट्स हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर अपनी पावर और कंट्रोल कैसे मेंटेन कर रही है? थ्रू नियो कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने एक न्यू फॉर्म ले ली है। एक नए तरीके से ऐसी स्टेट्स को कंट्रोल किया जा रहा है जो कि पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं। उनकी नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर को यूज किया जा रहा है। So it is the new hard reality of international relations. मार्क्सिज्म के आइडियाज में कुछ लेटर एडिशंस भी आई, जो कि था एम्फेसिस ऑन सुपरस्ट्रक्चर। इस व्यू पॉइंट का मानना था कि सिर्फ इकोनॉमिक बेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सुपरस्ट्रक्चर पर भी एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टेट की सोसाइटी और कल्चर को उसके इकोनॉमिक सिस्टम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो क्रिटिकल थियरिस्ट थे वो तो ये भी मानते थे कि सुपरस्ट्रक्चर जो होता है वो बेस को डिटरमाइन करता है, नॉट वाइस वर्सा। ऑल्सो इन्होंने हेजेमनी के रोल पर भी एम्फेसाइज किया। हेजेमनी को हिंदी में कहते हैं वर्चस्व। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये माना गया कि बुर्जुआ क्लास जो है वो एक सोसाइटी में सिर्फ फोर्स के बेसिस पर ही रूल नहीं करती, बल्कि कंसेंसस या कंसेंट के बेसिस पर भी रूल करती है। एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन जैसे इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लास के माइंड में ये आइडियाज, बिलीव्स या वैल्यूज डाली जाती हैं कि डोमिनेटिंग क्लास के आइडियाज ही बेस्ट हैं। लोगों की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया जाता है। जैसे विचार बुर्जुआ क्लास के या डोमिनेटिंग क्लास के होते हैं, वैसे ही विचार और वे ऑफ थिंकिंग प्लोरिटरी क्लास की भी हो जाती है। इसलिए रॉबर्ट कॉक्स ने भी कहा है दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैन बेटर बी अंडरस्टूड इन टोटलिटी। हमें सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बल्कि जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं लाइक सोसाइटी एंड कल्चर, उन पर भी एम्फेसाइज करना चाहिए। तभी हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये थे कोर आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्टडी करे हैं, क्योंकि ये जो लेटर एडिशंस मैंने बताई हैं दे आर एसोसिएटेड विद नियो मार्क्सिज्म। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम यहाँ सारे स्टैंड्स को कलेक्टिवली स्टडी करने वाले हैं, irrespective of whether they belong to the classical Marxism school or the neo-Marxist school. इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिज्म जो है वो 4 बेसिक एलिमेंट्स पर आधारित है। क्योंकि हमने इसके बेसिक आइडिया समझ लिए हैं तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसका सबसे पहला एलिमेंट है प्लोरिटेरियन इंटरनेशनलिज्म। मार्क्सिज्म मानता है कि प्लोरिटेरियट्स का कोई कंट्री नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी वर्किंग क्लास है, चाहे वो कोर कंट्रीज से हो चाहे पेरिफेरी कंट्रीज से, सब की सब आपस में यूनाइटेड है, विच मीन्स कि सारे के सारे प्लोरिटेरियट्स यूनाइटेड हैं और उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है
एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए वो सब साथ में आएंगे। देन इज एंटी इंपीरियलिज्म। मार्क्सिज्म मानता था कि कैपिटलिज्म हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट स्टेज, जो कि है मोनोपोली कैपिटलिज्म या इंपीरियलिज्म। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि कैपिटलिज्म ना ही सिर्फ इंटरनेशनल बन गया है और मोनोपोलिस्टिक हो गया है, बल्कि अनइवन पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। रिच कंट्रीज आर गेटिंग रिचर और जो पुअर देश हैं वो पुअरर होते जा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। अल्टीमेटली क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा, एक प्लोरिटेरियन रेवोल्यूशन। और जरूरी नहीं है कि यह रेवोल्यूशन बहुत सारे कंट्रीज में एक साथ स्टार्ट होगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले ये एक कंट्री में स्टार्ट होए और वो रेवोल्यूशन फॉर्म करेगा एक न्यूक्लियस या बेस। उससे इंस्पायर होकर बाकी कंट्रीज की जो प्लोरिटेरियट क्लास है वो भी रिवोल्ट करेगी अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट ऑर्डर, और अल्टीमेटली एक वर्ल्ड सोशलिस्ट ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्योंकि मार्क्सिज्म कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है, ये मानता है कि स्टेट्स के पास राइट होना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का। स्टेट्स शुड बी फ्री टू डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस प्रकार का पॉलिटिकल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है, एंड दैट्स व्हाई कॉलोनियलिज्म मस्ट गो। उसके बाद आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसमें बताया गया है कि जो प्लोरिटेरियन रेवोल्यूशन होगा वो सबसे पहले तो किसी एक कंट्री या कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज में सक्सेसफुल होगा, और कुछ टाइम लगेगा जब तक ये बाकी सभी कंट्रीज में सक्सेसफुल हो, और इसी वजह से एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर के एस्टैब्लिश होने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो इस समय में ये जरूरी है कि कैपिटलिस्ट स्टेट्स और सोशलिस्ट स्टेट्स एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन करें, आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। तो जब तक एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है, तब तक सोशलिस्ट स्टेट्स और ऐसी कैपिटलिस्ट स्टेट्स जहां पर प्लोरिटेरियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, उनके बीच में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई वॉर ना हो या वायलेंस ना हो। तो ये है 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड ऑल्सो मैं बता दूं कि ये क्लासिकल मार्क्सिज्म के एलिमेंट्स हैं, which is based upon the ideas of Marx, Engels, Lenin and Rosa Luxemburg. तो मार्क्सिज्म में काफी सारे स्ट्रैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें आता है क्लासिकल मार्क्सिज्म जो कि एम्फेसाइज करता है इंपीरियलिज्म पे। फिर आती है वर्ल्ड सिस्टम थियोरी एंड डिपेंडेंसी थियोरी जो कि एक्सप्लॉयटेशन की बात करती है, कोर एंड पेरिफेरी की बात करती है, साथ ही साथ डिपेंडेंसी की बात करती है कि कैसे पुअर कंट्रीज डिपेंडेंट हैं कोर कंट्रीज पर। फिर आता है ग्राम्शियनिज्म जो कि ग्राम्शी के आइडियाज पर बेस्ड है एंड टॉक्स अबाउट कल्चरल हेजेमनी। उसके बाद फर्दर आती हैं क्रिटिकल थियोरीज जो कि बेस की बजाय सुपर स्ट्रक्चर पर फोकस करने की बात करती हैं, और ये क्लासिकल मार्क्सिज्म के जो आइडियाज हैं लाइक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म उनको भी रिजेक्ट करती हैं। फॉलोड बाय द न्यू मार्क्सिज्म जो कि कहता है दैट वी शुड गो बैक टू द ओल्ड मार्क्स और द क्लासिकल मार्क्सिज्म। तो ये 5 स्टैंड्स हैं। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ आती है, ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। कंफ्यूजन ये है कि कई सारे व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला व्यू पॉइंट है वो ये मानता है कि मार्क्सिस्ट थियोरी या मार्क्सिज्म अप्रोच में तो सिर्फ क्लासिकल मार्क्सिज्म आता है जो कि इंपीरियलिज्म की बात करता है, और वर्ल्ड सिस्टम थियोरी, डिपेंडेंसी थियोरी, ग्राम्शियनिज्म और क्रिटिकल थियोरीज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ नियो मार्क्सिज्म। उसके बाद एक दूसरा व्यू पॉइंट है जो ये कहता है कि क्लासिकल मार्क्सिज्म, वर्ल्ड सिस्टम थियोरी, डिपेंडेंसी थियोरी और ग्राम्शियनिज्म जो है वो पार्ट है मार्क्सिस्ट थियोरी का, वेराज जो क्रिटिकल थियोरीज हैं दे फॉर्म द नियो मार्क्सिज्म। लेकिन हम फॉलो करने वाले हैं फर्स्ट व्यू पॉइंट को, विच कंसिडर्स वर्ल्ड सिस्टम थियोरी, डिपेंडेंसी थियोरी, ग्राम्शियनिज्म एंड क्रिटिकल थियोरीज एज पार्ट ऑफ नियो मार्क्सिज्म। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ग्राम्शियनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना ही सिर्फ मार्क्सिज्म में स्टडी किया जाता है बल्कि नियो मार्क्सिज्म में भी स्टडी किया जाता है। इट बिलोंग्स टू बोथ द स्कूल्स। यही हाल वर्ल्ड सिस्टम थियोरी एंड डिपेंडेंसी थियोरी के साथ भी है। इसको मार्क्सिज्म में भी स्टडी करते हैं और नियो मार्क्सिज्म दोनों में स्टडी करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर मैंने मेन स्ट्रैंड्स ऑफ मार्क्सिज्म मेंशन किए हैं। मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बनाई है,
सभी स्ट्रैंड्स को इंक्लूड करके मैंने मार्क्सिज्म के आपको फीचर्स बताए हैं, सो दैट आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब सवाल आता है कि क्या मार्क्सिज्म के इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? इसका सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करता है। ये कहता है कि इकोनॉमी ही हर चीज़ डिसाइड करती है। बेस डिसाइड्स द सुपरस्ट्रक्चर। एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, मीडिया, ये सब कैसे होंगे एक सोसाइटी में? इट्स डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक बेस। जिसके हाथ में इकोनॉमिक पावर है वो ही सुपरस्ट्रक्चर को डोमिनेट करेगा। क्लास फैक्टर पर भी ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के बाकी एस्पेक्ट्स पे लाइक जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी, इन पर एम्फसाइज नहीं करता है। ऑल्सो देयर इज सेगमेंटेशन। तो इस बेसिस पर यह भी कहा जाता है कि इट्स नॉट अ थियोरी बट अ सेट ऑफ आइडियाज। और ऐसा भी माना जाता है कि मार्क्सिज्म जो है एज एन अप्रोच काफ़ी यूटोपियन और रियलिस्टिक नहीं है। यूटोपियन होती है आदर्शवादी, विच इज़ केपेबल ऑफ नॉट बीइंग रियलाइज्ड, सिर्फ आइडियाज में एग्जिस्ट करती है। एंड सेम इज द केस विद मार्क्सिज्म एज वेल। ये बात करती है कि प्लोरिटरी साथ में आएंगे, एक रेवोल्यूशन करेंगे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी कंट्रीज के प्लोरिटेरियन साथ में आए एंड दे वुड रिवोल्ट? हालांकि बाद में इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए, बट स्टिल हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं that these ideas are not very realistic. Also there is a disconnect. मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है और प्रैक्टिस है वो आपस में रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि थ्योरी में जो इन्होंने बातें करी है वो प्रैक्टिस में हमें देखने को नहीं मिली है। रशिया में ज़रूर रेवोल्यूशन हुई, कम्युनिज्म आया, बट बाकी किसी भी जगह से रेवोल्यूशन नहीं देखने को मिला और ना ही कोई डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटरी इस्टेब्लिश हुई। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, पर ऐसा नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट रेजेस द इशू ऑफ अनइक्वल एंड एक्सप्लॉयटेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। ये बताता है कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में आज भी इनइक्वालिटी है, कैसे रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑल्सो इट लेज एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओवर एम्फेसाइज जरूर करता है, बट हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि इसने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट तरीके से बताया है कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स सुपरस्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। बाकी कोई भी थियरी इस बारे में बात नहीं करती है। साथ ही साथ इसने इंपीरियलिज्म के डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज अ 2-tier स्ट्रक्चर लेटर ऑन विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 3-tier स्ट्रक्चर विद कोर, सेमी पेरिफेरी एंड द पेरिफेरी। ऑल्सो इट डाइवर्जेस इनटू द अनरिवील्ड सोर्सेज ऑफ पावर। ये ऐसे तरीकों की बात करती है जिनके बारे में अभी तक बात नहीं करी गई है, स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, कि कैसे कल्चरल पावर का यूज करके बुर्जुआ क्लास अपने आप को सोसाइटी में मेंटेन रखती है, अपने डोमिनेशन को मेंटेन रखती है। इट इज नॉट स्टेटस कोइस्ट, ये यथास्थिति को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि इसके अगेंस्ट है। इट सपोर्ट्स ओवरथ्रोइंग द कैपिटलिस्ट ऑर्डर विच इज एक्सप्लॉयटेटिव एंड बायस्ड। ऑल्सो इसका एक प्रयास है कि IR को, इंटरनेशनल रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फेयर एंड जस्ट बनाया जाए और लेस एक्सप्लॉयटेटिव बनाया जाए। एंड ये पॉसिबल होगा थ्रू अ रेवोल्यूशन। जब इंटरनेशनल सिस्टम में एक सोशलिस्ट ऑर्डर होगा, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो फेयर हो जाएंगे, जस्ट हो जाएंगे, अनएक्सप्लॉयटेटिव हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया मार्क्सिज्म को in international relations. And like I mentioned before, हमने इसकी broad perspective से स्टडी करी है। इसमें मैंने आपको नियो मार्क्सिज्म के भी कुछ आइडियाज़ के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन मार्क्सिज्म, मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे ना ही आपको सिर्फ मार्क्सिज्म के स्कूल समझ में आने वाले हैं, बल्कि आपको इसका एवोल्यूशन भी समझ आने वाला है। सो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।